नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। लोकसभा के चुनाव जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में, जहां समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर की टक्कर होने वाली है बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा के साथ। नागर जी, TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर की लड़ाई होने वाली है, ये कितनी चुनौतीपूर्ण आपको लग रही है? ये डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर की लड़ाई नहीं है जी। महेश शर्मा से मेरी कोई राजनीतिक तो लड़ाई है, लेकिन व्यक्तिगत कोई रंजिश या लड़ाई नहीं है। ये विचारों की लड़ाई है। वो उस विचार में, हम इस विचार में, और मुझे पूरी उम्मीद है, जो मेरा अनुभव है, कि इस लड़ाई में विजय हम ही रहेंगे। सर, बेरोजगारी जो है कितनी बड़ी समस्या है इस वक्त लोकसभा चुनाव में, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो? बेरोजगारी इस पूरे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि 83% युवा बेरोजगार हैं, और मैं तो समझता ये भी आंकड़ा ठीक नहीं है। ये 90% से ज़्यादा बेरोजगारी है, और गाँवों में तो खास तौर से युवा घूमते रहते हैं और उन्हें कोई काम नहीं है। और उन्हें काम दिलाने के लिए हमारी जो सरकार आएगी, वो सभी सरकारी पदों को भरेगी तुरंत, और लोगों को अप्रेंटिस सिखाई जाएगी। उस दौरान उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। ऐसा हमारा सोच है। लगातार ऐसा हो रहा है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या है आखिर उनकी समस्याएं? किस तरीके के मुद्दों को वो सुलझाना चाह रहे हैं? गौतम बुद्ध नगर में जमीन अधिग्रहित की जा रही है इंडस्ट्रीज के लिए और नए नए मकान दुकान बनाने के लिए, लेकिन जो मूल किसान हैं बेचारे, उनकी ज़मीन तो अधिग्रहित हो गई। उसमें 2-3 चीज़ हैं। पहला तो ये जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में जो लागू हुआ था, उसको इन्होंने शुरू से लागू ही नहीं किया ठीक से। उसमें एक क्लॉज लिखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में आप सेक्टर रेट का 4 गुना कंपनसेशन देंगे और शहरी क्षेत्र का 2 गुना। इन्होंने देखा होगा, आप लोगों को शायद इसका आइडिया ना हो, जो गाँव है यहाँ, वो गाँवों का शहरीकरण कर दिया, कह दिए तो शहर बन गए। जब शहर बन गए तो वो कंपनसेशन 4 गुना 2 गुना हो गया, और शहर का मुआवजा है वो है। दूसरा, पिछले 4-5 साल से सेक्टर रेट नहीं बढ़ाए इन्होंने, कुछ नहीं बढ़ाए। और तीसरा ये कि जो किसान हैं, साथ में उनको जो 5% के प्लॉट मिल रहे हैं, पिछले 8 से 10 साल से वो लांबित हैं, मुआवजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे 5% डेवलप्ड जो विकसित प्लॉट है वो दिए जाएँ, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। इसका हमारी आने वाली सरकार इस काम को 6 महीने में पूरा करके समाप्त कर देगी। जब हम बात करते हैं नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को लेके, तमाम रजिस्ट्री को लेकर, पोजेशन को लेकर बहुत समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो अगर आपकी पार्टी आती है तो इस विषय पर वो क्या काम करेगी? आप देखते हैं कि जो बाहर के लोग आए, जिन्होंने फ्लैट खरीदे, मकान खरीदे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। उनका रजिस्ट्री नहीं हो रही है, और कई तरह का उनका कंपनसेशन रजिस्ट्री जो भी होती नहीं होती है। दूसरा, जो बिजली के कनेक्शन है उसमें धांधलीबाजी की जाती है। चौथा, जो बिल्डर है, बिल्डर उनसे मनमानी बिजली के मामले फीस वसूलते हैं। अलग अलग मीटर न लगाने के बजाय एक मीटर लगाते हैं, और वो अपने मन से उसकी वसूली करते हैं। तो एक जनरेटर का बड़ा झंझट है। जनरेटर लगे हुए हैं तो 20-25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वो बिजली का दाम वसूलते हैं। हमारी सरकार आएगी कि समस्या हमें पता अच्छी तरह वाफिक है। ये पता नहीं इस सरकार ने क्यों नहीं किया। कहते तो डबल इंजन, इससे ज़्यादा ताकत इन्हें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी सरकार आने पर आपको लगेगा कि आने वाले 3 से 6 महीने में इस समस्या का समाधान कम्प्लीटली कर दिया जाएगा। जी, नोएडा में डेवलपमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? और जो जेवर एयरपोर्ट है बनने वाला है, वो आपको लगता है कि कितना डेवलपमेंट को इन्हांस करेगा, या इट विल बी द अदर वे अराउंड? डेवलपमेंट तो निश्चित तौर से एनहांस होगा, लेकिन जो के मूल निवासी हैं, मूल किसान हैं, उनको तो हम विस्थापित हुए हैं, उन्हें तो उनका रिहेबिलिटेशन सही से होना चाहिए। कल मैं जेवर में ही था, वहाँ किसान रो रहे हैं कि हमारी 500 मीटर घर था हमारा, तुम हमें 50 गज का प्लॉट दे रहे हो, तुम हमें 50 गज का फ्लैट दे रहे हो। और जहाँ वो पहुँचे हैं, उनको बिजली के कनेक्शन, उनके घरों में कनेक्शन थे, वो कनेक्शन भी नए सिरे से लिए जा रहे हैं। दूसरा, वहाँ भी यही समस्या, जो 5-6% के प्लॉट उन्हें मिलने थे, वो भी उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं, और कंस्ट्रक्शन जारी है। किसान हम अगर, और एक और है
जो विस्थापित हुए उन्हें वहाँ की नौकरियों में प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, जो कि वहाँ भी नहीं किया जा रहा। तो अंत में क्या होगा, ये किसान ही इतने एजिटेटेड हो जाएंगे कि शायद हो सके एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्शन में बाधा डालें, जैसे कि पीछे डली है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और किसानों और उनके बच्चों को, उनके परिवारों को ध्यान रखकर उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपरली किया जाना चाहिए। इस इलाके में महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण रही है, तो क्या लगता है आपको कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या काम किए गए हैं? महिला सुरक्षा तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम, एनसीबी के अनुसार सबसे ज़्यादा क्राइम महिलाओं पे उत्तर प्रदेश में है। और आपने पीछे भी देखा होगा, उन्नाव में क्या हुआ, बदायूं में क्या हुआ, मैं गिनाता रहूँगा और आप गिनती जाएंगी, लेकिन महिला सुरक्षा की कोई वाजिब तरीका या कोई वाजिब ऐसा फॉर्मूला नहीं बना जिससे उनकी सुरक्षा की जा सके। हमारी सरकार आएगी तो मैं कम से कम अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ सीसी कैमरे लगाए जाएंगे, फ्लड लाइट लगाई जाएंगी, ये अंधेरे का फ़ायदा उठा के कई बार सुनसान जगह पे लोग क्राइम महिलाओं के साथ करते हैं, इसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा। जी, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आपकी जो अपनी कम्युनिटी है उनके लिए भी आप कुछ नई चीज़ें करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक खुद डॉक्टर हैं और मुझे लगता है कि हेल्थ जो है हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर में काम करना भी इतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ों में? हेल्थ सेक्टर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सब लोग स्वस्थ हैं तो काम भी ठीक करते हैं, खुश रहते हैं, सही से बढ़ते हैं। और हम, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो बच्चों की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। उनमें कुपोषण है, इम्यूनाइजेशन की प्रॉब्लम है, माँ बाप को पता नहीं है क्या क्या ध्यान देना है। हमारी कम्युनिटी ओबीसी में आती है, उनमें भी कुछ कुरीतियाँ हैं। मैं तो पिछले 30-35 साल से उन कुरीतियों को दूर कर रहा हूँ। मेरे आने से वो वैक्सीन लगाने लगे, वो सही से मीजल्स निकल रहा, कोई इलाज नहीं ले रहे। वैद्य और ऐसे होते हैं जो मौलवी टाइप के, उन पर जाते हैं, उसको मैंने खुद रोका है। और आने वाले समय में मैं इस बात पे भी जोर दूंगा कि यहाँ प्राइवेट अस्पताल बहुत हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में, लेकिन सरकारी अस्पताल बड़े सीमित है। और उनकी एजुकेशन के लिए भी बड़ी अजीब बात है, यहाँ 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में और सरकारी सिर्फ एक है, जिम्स, वो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो क्यों नहीं कि हम अपने क्षेत्र में प्राइवेट की बजाय सरकारी स्कूल कॉलेज बने, जिससे शिक्षा, महिला शिक्षा भी बढ़ेगी, बच्चों की शिक्षा बढ़ेगी। और हाँ, इस बात में मैं अपनी मायावती को थोड़ा सा कर दूँगा कि उन्होंने 2 स्कूल अच्छे खोले, लेकिन उसके बाद इस सरकार आने के बाद इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और हम इस पर ध्यान देंगे। हम वैसे पीडीए के साथी हैं, पीडीए हमारे ओबीसी में जाते हैं सारे, तो इसको आगे दूर करने के लिए हम जी, आगे काम पीडीए करेंगे। से मुझे याद आया कि पीडीए का जो नारा लगाती है आपकी सरकार, मैं चाहती हूँ कि आप जनता तक बताएं कि क्या है ये नारा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पर। ये पीडीए का तो इसका अर्थ तो आप समझते हैं, पिछले दलित और मुस्लिम या अल्पसंख्यक, लेकिन उसमें इसका आदिवासी भी सब है, आदिवासी सब शामिल है। जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो और समाजों से छोड़ देंगे, लेकिन ये कम से कम इस देश की जनसंख्या का 90% के करीब हिस्सा है। तो हम 90% को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन आगे बढ़ाने में जो बार बार हमारे नेता, हमारे माननीय नेता जी अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि जनसंख्या का आकलन किया जाना चाहिए, उसका उनका मकसद ही है कि हमें पता चल जाए कि किस समाज के कितने लोग रहते हैं, वो कितने एजुकेटेड है, कितना उनको जॉब मिला हुआ है, कौन क्या बिजनेस करता है, ये भी उसमें शामिल होगा। उसके हिसाब से आगे सरकारी नीतियाँ बनाई जाएंगी और बनाने के बाद उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। और उनके प्रोग्रेस की जो बातें हैं वो बैठ के तब सेक्रेटरीट में होंगी, वो बात धरातल पे उतारी जाएंगी। ये हमारा पीडीए का मकसद है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आपको पीडीए को आगे लाना पड़ेगा, अदरवाइज विकसित और राष्ट्र हम नहीं बन पाएंगे। एक और अहम समस्या हो जाती है पोल्यूशन को लेकर, एनवायरनमेंट अवेयरनेस फैलाने को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां ले आएँ यहाँ, कितना भी डेवलपमेंट कर लें, लेकिन जब आप एनवायरनमेंट के विषय में काम नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ख़राब होती जाएंगी। ये तो मैं माननीय सांसद, हमारे स्थानीय सांसद और सरकार से पूछना चाहूँगा। उन्होंने एक वादा किया था कि हम आने वाले समय में 2.5% पॉल्यूशन को रखेंगे, बाकी सब रिमूव कर देंगे।
QI जो करते हैं उसे इतना कर देंगे, लेकिन और जो वन क्षेत्र है उसे 21 से 31% कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, और घटा है, 21 से भी घटा है, बढ़ा नहीं, तो सरकार ने क्यों नहीं इस पर काम किया? हमें निश्चित तौर पे इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डॉक्टरों में समझता हूँ जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एस्थमा है, उन्हें खांसी है, उसका कारण मेनली है पॉल्यूशन। जिन दिनों पॉल्यूशन ज़्यादा होता है खांसी जुकाम दमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरफ तो बहुत प्रायोरिटी पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार की प्रायोरिटी में ये चीज़ नहीं हमें दिखाई देती। मेरे आने के बाद मैं अपनी जो डॉक्टरी बैकग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए सरकार को उन तरह लाएंगे कि इस पॉल्यूशन को जड़ से उखाड़ सकें। और गैस चैम्बर बन जाता है खासतौर से हमारा डिस्ट्रिक्ट, वो आंकड़े आते हैं कभी कभी तो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 या नंबर 3 पे नोएडा एरिया होता है। इसको भी रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मामला है। जी, तो समाजवादी पार्टी ऐसे कौन से ठोस कदम उठाएगी कि एनवायरनमेंट को जो है बेहतर बनाया जाए? मतलब अगर आप 3 पॉइंट्स में अगर बताएं कि क्या बड़े वो चीज़ें होंगी जिससे आप इतना जो भयानक पोल्यूशन है उसको हम कम कर सकें, कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए अगर आप 3 चीज़ें बताएं तो। पहला तो हमारा कदम ये होगा कि हम ग्रीन बेल्ट बनाएं, ग्रीनरी बनाएं, लोगों को प्रोत्साहित करें, अपने घर के पास पौधा लगाएं। आप जाइए कहीं कहीं आपको मिलेगा कोई पौधा ही नहीं लगा हुआ, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, घरों में भी लगाएं, बाहर सड़क पे लगाएं, और उन्हें कहीं ना कहीं कोई वो भी प्रोत्साहन भी देंगे कि आप पौधा लगाइए, तो आपके साथ ये जो हो जाएगा। पौधा लगाना ही इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। नंबर 2, जो धुआं, खास तौर से किसान भी कभी कभी जला देते हैं, या कुछ लोग आपने देखे होंगे ऐसे धुआं उठा रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, तो वो धुएं को भी रोका जाएगा। पराली जो जलती है उसे भी रोका जाएगा, प्लांटेशन रोका जाएगा, और लोगों को इस हकीकत से अवगत कराया जाएगा कि ये हमारे भविष्य के लिए है। नहीं तो आने वाले समय में जो हमारी संतानें आएंगी वो जी नहीं पाएंगी धरती पे, और धरती पे नहीं जी पाएंगी तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अगर टेम्परेचर और बढ़ गया 1 डिग्री तो बहुत सारे देश समुद्र में डूब जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। इस सब को रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आकलन के साथ आगे बढ़ेंगे, और इसकी समस्या का समाधान भी अगर हमें 5 साल मौका देती है सरकार, जो पब्लिक देती है, तो 5 साल जो सरकार चलेगी इस पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? भ्रष्टाचार आपको लगता है कि पूरी तरह से रुक चुका है? भ्रष्टाचार कहाँ रुक गया? भ्रष्टाचार तो इन्होंने बाहर आने नहीं दिया। अब सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, अब 2 मॉडल इन्होंने तैयार कर लिए भ्रष्टाचार। एक तो लोकतंत्र पे हमले के लिए चंडीगढ़ मॉडल विकसित किया है, वो आप सबके सामने कैमरा में था। और एक भ्रष्टाचार जो चुनावी बॉन्ड का आया है सामने, ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, दुनिया का एक विचित्र तरह का घोटाला। ये चुप से पिछले 2018 में चुनावी बॉन्ड प्रक्रिया शुरू हुई थी, तभी से भ्रष्टाचार हो रहा, 6-7 साल हो गए, और लोगों को पता ही था क्या हो रहा है। अब जब वो खुला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खुलवाया, यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि बात पब्लिक को चले। SBI ने कहा था कि हमें 3 महीने चाहिए, मकसद था चुनाव हो जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा नहीं, आप 2 दिन में 3 दिन में, आप 1 हफ्ते में इसको उजागर करो। उन्हें वो प्रकाशित किया, आपने देखा कितना भ्रष्टाचार निकला उसमें। ऐसी ऐसी कंपनी से पैसे लिए गए जो गाय का मांस एक्सपोर्ट करती हैं, तो गाय के रखवाले बनते हैं लोग, और देखो उनसे लेते थे। आप इन्होंने दवाई की कंपनियों से लिया, दवाइयों को घटिया दर्जे की बना कर दवाइयों से लिया, वहाँ भी दवाई से लिया। तो तीसरा एक और भी सामने आया, जो केजरीवाल के खिलाफ जिसने भाषण दिया कि मैं ऐसे शराब घोटाले में, उससे भी 59 करोड़ रुपए लिए, और अब उसे सरकारी गवाह बना लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो खुला नहीं है चुनावी बॉन्ड का, और खुलेगा क्योंकि लोग अलग चीज़ों में व्यस्त हैं। और जो भ्रष्टाचार इन्होंने, और सुनिए, आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, थाने में चले जाइए, कोर्ट कचहरी में चले जाइए, आप पटवारी के पास चले जाइए, तहसीलों में जाइए, भ्रष्टाचार इतना बड़ा है कि उसका आकलन आप अगर जनता से पूछें, मैं कहूँगा तो कहेंगे राजनीतिक रूप से ऐसा करें, लेकिन भ्रष्टाचार है। और इतना भ्रष्टाचार है जो इनके सदस्य हैं पार्लियामेंट, MP, MLA या मंत्री, वो भी मैंने कहते सुने हैं कि कोई सुनता ही नहीं, हम क्या करें। तो ये हालत है इस सरकार की, हमें इसे बदलना ही होगा।
बदलने के बाद नई सरकार आएगी, वो नए सिरे से काम करेगी। और मैं तो ये भी वादा कर रहा हूँ, अगर 5 साल में हमारी सरकार कुछ न कर पाए तो हमें हटा देना उसके बाद 5 साल बाद। लेकिन अब बदलना जरूरी है, ये लोकतंत्र को भी खतरा है, संविधान को भी खतरा है। डॉक्टर नागर जी, आप कैसे देखते हैं कि इतने तमाम सालों में गौतम बुद्ध नगर का क्या विकास हुआ है? गौतम बुद्ध का विकास जो होना चाहिए था वो पिछले 7-8 साल में वो नहीं हो पाया है। हम पूछना चाहते हैं माननीय सांसद जी से कि आपने अपने कार्यकाल में कितने सरकारी स्कूल बनाए, कितने सरकारी अस्पताल बनाए? अपना विकास तो उनका खूब हुआ, उनकी 3 अस्पताल से आज 17 अस्पताल बन गई है। लेकिन सरकारी अस्पताल, एक बड़ी अस्पताल बनने के बाद एक चाइल्ड पीजीआई नोएडा में और जिम्स ग्रेट नोएडा में, उसके बाद सरकारी अस्पताल इसमें कहीं नहीं बनी। और हमारे जो यहाँ के पेशेंट हैं वो ज़्यादातर सहारा लेते हैं अपनी उनका प्राइवेट क्लिनिक्स का। और माननीय सांसद से मैं एक और सवाल इसी मुद्दे पर पूछना चाहता हूँ कि अपना विकास तो हुआ लेकिन क्षेत्र का विकास पे उन्होंने ध्यान नहीं दी। जो मेट्रो है, मेट्रो रेल का एक भी खंभा 2018 में एक डीपीआर बनाई गई थी, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक मेट्रो रेल बननी थी बोड़ाकी तक, उसमें एक भी पिलर कहीं नहीं गड़ा। लेकिन और जो बनी है वो हमारे माननीय अखिलेश जी के शासनकाल में ये मेट्रो रेल का विस्तार शुरू हुआ था। और मैं जो बच्चे हैं यहाँ के, ये भी मैं सांसद से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमें ये बताएं कितने युवाओं को गौतम बुद्ध से आपने रोजगार दिलवाया? मैं घूमता हूँ, मुझे बताते हैं साहब हमारे तो कोई नौकरी लगी, किसी का कोई रोजगार नहीं मिला। तो बहुत सारी समस्याएं व्यक्तिगत तौर पर तरक्की की। और एक अभी इन्होंने जो अपना दायर किया इनकम टैक्स ITR, उसमें पिछले 5 सालों में इनकी आमदनी 4 गुनी इसमें दिखाई गई, बढ़ेगी। तो आप तो 4 गुना बढ़ गए, लेकिन हमारे युवा, हमारे किसान जो और वर्ग हैं उनका कितना विकास हुआ? जहाँ तक आमदनी की बात है, उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम एक बिहार को छोड़ के सेकेंड लास्ट, बिहार को छोड़ के बिहार ही नीचे है, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे ऊपर है, जो कि राष्ट्रीय एवरेज से बहुत कम है। इस तरफ भी कोई काम नहीं हुआ। जो $1 ट्रिलियन की बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कैसे पहुँचेंगे? उन किसानों की आय खत्म हुई, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, तो मैं नहीं समझता कैसे $1 ट्रिलियन बढ़ेगी। उन्हें सोचना होगा, हमारी जनता को सोचना होगा, इस रजीम को बदलिए, सरकार को बदलिए, इंडिया गठबंधन को मौका दीजिए और फिर तरक्की के पंख लगेंगे और देश आगे बढ़ेगा, विकसित हो जाएगा। नमस्कार।